हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, आज हम कक्षा 10 के गणित का वीडियो बना रहे हैं। कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का वीडियो बनेगा। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे और यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखते हुए हम क्वेश्चन को यहाँ हल करेंगे। अर्थात केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिससे बच्चे बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो देखिए, वे छात्र छात्राएं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं किए या पढ़ाई किए, पहला चैप्टर पढ़े, उनको समझ में नहीं आया या बहुत अच्छे तरीके से पढ़े ही नहीं या पढ़ाया ही नहीं गया, जो भी कारण हो, तो अगर उनका पहला चैप्टर इनकम्प्लीट है तो हमारे वीडियो पर बने रहें, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसमें बहुत सारा ज्ञान हम नहीं बताने वाले हैं, हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें पुटअप करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन या कह लीजिए किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखिए, हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को समझ में आएगा, सभी छात्र छात्राओं को समझ में आएगा अगर वो वीडियो को पूरा तक और सही ढंग से देखते जाएंगे। ठीक है, तब तो देखिए यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में भैया जी देखिए, सबसे पहले जो सवाल आता है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, तब उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं, एकदम निश्चित तौर पर समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 5/3 लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है 3 से आप क्या करिए, 5 में भाग दीजिए। 3 से 5 में भाग दीजिए, लगभग सभी जानते हैं। 3 एकन्नम 3, कितना शेष बचा 2। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का टेक्निक देखिए, कक्षा 4 और 5 में लिखाया जाता है। इसमें जो ये संख्या है इतना बराबर हम लिखते हैं किनारे किनारे का गुणनफल, इसका गुणनफल। ध्यान से देखिए, इसका गुणनफल। तो 3 गुणे 1 और धन 2, यही बात हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 3 गुणे 1 धन 2, बात समझ जाइए, कुछ करने नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं 13 लिखा है, 13/4 लिखा है, तो 4 से आपने भाग दिया 13 में, तो 4 दूना 4 तियाँ 12, शेष कितना बचा 1। तो हमने कहा ये जो बीच की संख्या है 13 बराबर आप 4 गुणे 3 लिख दीजिए, 4 गुणे 3 और धन शेष, धन ए शेष, 4 गुणे 3 लिखने के बाद 4 गुणे 3 और धन शेष, शेष कितना है 1। ऐसे 4 तियाँ 12 और धन शेष 1 हो गया तो 13 हो जाएगा। देखिए 4 तियाँ 12 1 13, इधर 13 है, इधर भी हल करने 13 आ रहा है। 4 तियाँ 12 और 1 13, तो यही चीज़ हमको लिखना होता है। ठीक है, जैसे 3 एकन्नम 3 2 5, 5 है तो 5 आ गया। तो ऐसे ही लिखना, जैसे बीच में 5 है ना, तो 5 लिखे और किनारे का गुणनफल कर दीजिए, 3 गुणे 1 धन 2। तो देख लीजिए, अगर यही चीज़ आपको लिखने आ गया तो समझिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ गए। अब इसमें समझना क्या है और क्या बात समझना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ और समझना है। समझना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 5/3 लिखा, 3 से 5 में आप भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3, शेष 2 बचा। देखिए, ये जिससे भाग दिया जाता है इसको भाजक बोला जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है इसको भाज्य बोला जाता है। और जो रिजल्ट आता है, जो ये परिणाम आया, जितनी बार भाग गया, वो भागफल बोला जाता है। ध्यान से देखिए, और ये जो नीचे है ये शेषफल बोला जाता है। ध्यान से देखिए। अच्छा, भाजक को अंग्रेजी में देखिए क्या बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर, DIVISOR। और देखिए, भाज्य को डिवाइडेंड बोलते हैं, भाग को डिवाइडेंड, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट। ध्यान से देखिए, क्वोटिएंट। और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखिए एक चीज़ हुआ, यहाँ पर हम एक कलर का कलम और यूज करते हैं। देखिए भागफल को देखिए भागफल की इंग्लिश तो क्यू से शुरू है, क्वाइटेंट, तो भागफल को क्यू से व्यक्त किया जाता है। शेषफल की इंग्लिश आर से शुरू है, तो शेषफल को आर से व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ भाजक और भाज्य में देखिए दोनों की इंग्लिश डी से शुरू है, तो दोनों की इंग्लिश डी से शुरू है, तो डी से इसको व्यक्त किया जाएगा कि इसको व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए दोनों में लड़ाई हो गई, भाज्य ने कहा डी से हमको व्यक्त किया जाएगा, अब भाजक ने कहा नहीं डी से हमको व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए पंचायत बैठी तो ये डिसीजन हुआ कि दोनों की इंग्लिश डी से शुरू है, इसलिए अब डी से ना तो इनको व्यक्त किया जाएगा ना तो इनको व्यक्त किया जाएगा, भाज्य को ए से व्यक्त किया जाएगा और जिससे भाग दिया जाता है उसको बी से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं। हमने क्या बताया, ये 5 कैसे लिखते हैं, ये 5 बराबर 3 गुणे 1 अभी हमने बताया, और धन शेषफल, शेषफल कितना है 2 है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर, भाज्य बीच वाला अंक भाज्य है, भाज्य बराबर किनारे का गुणनफल माने बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और धन क्या लिखेंगे, धन शेषफल लिखेंगे, धन शेषफल, शेषफल ऐसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, भाज्य को ए से डिनोट किया जाता है, भाज्य को किससे डिनोट किया जाता है, ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और धन आर। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को आप लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। देखिए इसमें जो पहला अंक होता है वो ए होता है, और जिसमें भाग जाता है ना, जिसमें भाग जाता है वो ए होता है, और जो भाग देता है वो बी होता है। मतलब बराबर के इधर वाला जो अंक होगा वो हमेशा बी होगा। और देखिए जो लास्ट में ए है वो आर है, लास्ट में जो धन के रूप में है वो आर है। जैसे कोई संख्या लिखी गई है ए बराबर 3 क्यू धन 2, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ पहचानना है, ए बराबर कितना है 3 और आर बराबर कितना है 2। ए बी क्यू ऐसे तो लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू, बी की जगह 3 आया और यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया, प्लस आर, आर बराबर 2। बस यही 2 चीज़ अगर आप पहचान गए तो समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको आ गया। और दूसरा चीज़ और भी आपको एक चीज़ समझना है इसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में मतलब आप समझ जाइए कि कोई संख्या ऐसे लिखी है, ऐसे समझ जाइए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे कोई संख्या लिखी है, जैसे आपने 4 से 13 में भाग दे दिया, 13/4 लिखा है, तो देखिए 4 तियाएँ 12, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ठीक है, तो 13 बराबर 4 गुणे 3, 13 बराबर 4 गुणे 3 धन 1 के रूप में लिख दीजिए। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। प्रमेय का माने होता है एक सिद्ध किया गया कथन, ध्यान में रखिए, प्रमेय का माने एक सिद्ध किया गया कथन जिसके द्वारा उसी प्रकार की अन्य समस्याओं को भी सिद्ध किया जाता है, हल किया जाता है, जिसके द्वारा उसी प्रकार की अन्य समस्याओं का सलूशन ढूंढा जाता है, हल किया जाता है। तो प्रमेय का लेकर कुछ परेशान मत रहिए, अब ये सब ठीक है, बस इतने जानिए सिद्ध किया हुआ कथन। तो सिद्ध किया हुआ कथन माने एक परिपाटी क्या सिद्ध किया हुआ कथन है भाई, क्या सिद्ध किया हुआ कथन है? तो सिद्ध किया हुआ कथन यही है, यही कि जैसे 4 से अगर 13 में भाग दे दिए ना, तो 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12, शेषफल 1 बचा। यही सिद्ध किया हुआ कथन है कि 13 बराबर 4 गुणे 3 और प्लस 1। अब इसी को यूक्लिड लिए बी से भाग दे रहे हैं, ए में भाग देते हैं, और यहाँ क्यू बचता है और शेषफल आर बचता है। तो ए बराबर बी गुणे क्यू, बी क्यू, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बस यही कथन सिद्ध किया गया है कि ऐसे भाग हो तो ऐसे लिख लेते हैं, ये बीच वाला अंक बराबर लिखो किनारे के अंकों का गुणनफल धन शेषफल। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और आर का मान क्या होगा, जहां आर का मान 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जो अंक भाग दिया जा रहा है बी से भाग दिया जाता है, बी से कम होगा। अगर ऐसे नहीं आया, ये चीज़ नहीं आ रहा, तो समझिए अगर बी का मान आपको 3 दिया है तो आर का मान 0, 1, 2 बस इतने होगा। यही चीज़ सीख जाइए, आपको आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
अब देखो एक चीज़ और दिया है, कभी कभी प्रमेयिका की जगह पर एल्गोरिदम का प्रयोग कर देता है। तो इतना समय नहीं है कि बहुत इस पर चर्चा किया जाए। हमारा उद्देश्य जो है यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए है, उसकी तैयारी करवाना है आपको। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। बस इतने से एल्गोरिदम माने समझ जाइए, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं। चरणों की श्रृंखला, एल्गोरिदम का मतलब सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, मतलब जो ए बराबर लिखे हैं BQ+R, इसी को कई चरण में लिखा जाए, कई बार लिखा जाए, बस यही है एल्गोरिदम का मतलब, यही है। इसी का प्रयोग बार बार करके जय बार प्रयोग किया जाए, तय स्टेप बनाया जाए, तय चरण बनाया जाए। जैसे एक बार प्रयोग किए तो चरण 1 हो गया, 2 बार प्रयोग किए तो चरण 2 हो गया, 3 बार प्रयोग किए चरण 3 हो गया। जितनी बार प्रयोग कर रहे हैं वही एल्गोरिदम माने सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ प्रमेयिका दे दे चाहे एल्गोरिदम दे दे, सब एक ही चीज़ है, घूम घुमा के, ठीक है। तो इनको लेकर परेशान मत रहिए। अब इनके द्वारा क्या किया यूक्लिड विभाजन ने, यूक्लिड ने क्या किया, इन्हीं के द्वारा यूक्लिड ने मासा महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करना बताया कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सिखाया। देखिए हम बता रहे हैं, पहले इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज पढ़े होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम आता है, वो बहुत जल्दी में आते हैं, उनको बहुत जल्दी पढ़ना रहता है, वो बहुत जल्दी में आते हैं। भैया जी हमारा 10-11 साल का अनुभव है, हमने देखा जितने कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए और उनको कुछ नहीं आता है, उन्हीं को चाहिए। और आज ऐसे 10 साल 12 साल पढ़ते हो गया, आज तक मैथ आया नहीं। यही कारण है कि क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से कभी ध्यान से पढ़े ही नहीं, स्थिर होकर पढ़े ही नहीं। तो अगर आपको ध्यान से पढ़ना है और सवाल लगाना है तो स्थिर होकर एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। हमने कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, उस डिज़ाइन में आपको रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं स्थिर होना पड़ेगा, तब आप। हम नहीं कहते कि आप हमारे ही चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे चैनल होंगे, वहीं पर स्थिर होकर पढ़ लीजिए, वहीं अच्छा अगर लग रहा हो वहीं पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़िए। मुद्दा पढ़ने का है, मुद्दा आपको आने से है, ठीक है। हम सिखा रहे हैं बहुत मेहनत से, और इससे बढ़िया पाएंगे नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक। अभी हम पूछे कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, मासा शॉर्टकट में लिख दिए, संक्षेप में जान लीजिए। महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये सब नाम सुने होंगे। तो देखिए अगर नहीं सुने हैं, इसको शॉर्टकट में HCF कहते हैं। तो देखिए महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, अभी पूछा जाए तो लोग परिभाषा नहीं बता पाएंगे। वही एक चीज़ जो दोनों में हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो है उसको निकाल दीजिए, यही उनको आता है, ठीक है। लेकिन जब तक इसको इसकी परिभाषा के डिफिनीशन के अनुसार नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपकी समझ हो ही नहीं पाएगी और आप अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामों को भी नहीं फाइट कर पाएंगे। तो देखिए आज हम बता रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 है भैया, और क्या है 18 है, ठीक है। 12 है 18 है। अब इसका मासा ज्ञात करना है, तो आप उस तरीके से मत ज्ञात कीजिए जैसे सर जी या कहीं भी पढ़े हैं आप, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे देखिए। महत्तम समापवर्तक, इसके परिभाषा शब्द में जाइए। महत्तम समापवर्तक माने जो वह बड़ा से बड़ा, महत्तम माने बड़ा से बड़ा, जो दोनों में समाहित हो, जो दोनों में स्थित हो, वह बड़ा से बड़ा अंक जो दोनों में स्थित हो, अर्थात वह बड़ा से बड़ा अंक जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, मतलब वो से बड़ा कोनो अंक ना हो, सीधे वह बड़ा से बड़ा अंक जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, वही महत्तम समापवर्तक होता है। ऐसे पढ़ो तो खट से महत्तम निकालना सीख जाओगे। कहीं बड़े बड़े सवालों को हल करना होगा, जल्दी से निकालोगे, आपको निकालने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगा कि ऐसे टेक्निक तरीके से लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी 1 है, 1 से भी तो दोनों में भाग चला जाएगा, तो 1 तो देखिए 2 से भी दोनों में भाग चला जा रहा है, 2 छक 12, 2 9 18। तो भैया जब 2 से चला जा रहा तो 1 तो महत्तम नहीं हुआ, इसका मतलब महत्तम 2 हो सकता है। देखते हैं क्या इससे बड़ी संख्या से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 3 चौक 12, 3 छक 18, तो ये महत्तम नहीं होगा, अब तो ये महत्तम होना चाहिए। देखते हैं क्या इससे बड़ी संख्या से जा रहा है, तो इससे बड़ी संख्या 4 से तो जाएगा नहीं, 4 तियाँ 12, लेकिन 18 में नहीं भाग जाएगा। तो देखिए 6, तो 6 से बड़ी, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6,
तो इसका महत्तम 6 होगा। क्यों महत्तम 6 होगा? क्योंकि 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग चला जाए। अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ जब बेस मजबूत हो जाएगा तो अभी जल्दी जल्दी वीडियो में आपको समझ में आएगा, अगले वीडियो में इतना समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका HCF ऐसे लिखने का टेक्निक ऐसे होना चाहिए। HCF आपने किसका ज्ञात किया? 12 और 18 का। अब 12 और 18 का HCF कितना हुआ? 6। अगर आपकी नज़र में कुछ आ रहा हो कि 6 से बड़ी कोई संख्या है जो दोनों में भाग चला, जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो आप बताइए। अगर है तो वही महत्तम होगा। मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जिससे दोनों में भाग चला जाए। चलिए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस और हम करते हैं। जैसे हमने लिखा, इसको लिख दिया 24 लिख दिए, 48 लिख दिए और 60 लिख दिए। अब बहुत अच्छा हमने लिखा, अब की बाजी में आ जाना चाहिए सबको, एकदम फाइनल एकदम, ठीक है। तो देखिए इसमें किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। 24 में 2 से, 48 में भी 2 से, 60 में। तो क्या 2 महत्तम है? अब चेक करते हैं, अगर यही सबसे बड़ी है तो यही महत्तम होगा। लेकिन 3 से भी भाग चला जा रहा है। 3 × 24, 3 × 9 16, 3 × 48, 20 3 60, 3 से 60 में भाग देंगे 20, तो 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 होना चाहिए। लेकिन अब 4 से चेक करते हैं, कहीं 4 तो नहीं है। 4 से चेक करते हैं तो 4 × 6 24, 4 × 9 4, 4 2 8, 12 चौक 48, ठीक है। 15 चौक 60, 4 से भाग चला जा रहा है तो 3 भी नहीं होगा। महत्तम तो 4 होना चाहिए। अब देखते हैं 6 से 6 चौक 24, 6 8 48, 6 दहाई 60। अब देखते ये 4 भी नहीं होगा, 6 होना चाहिए। देखते हैं अब इससे बड़ी कोई संख्या है। इससे बड़ी हमारी नज़र में 12 है। 12 से भाग जाएगा तो इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। देखिए 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 25 60। अब 12 से बड़ी कोई संख्या हो तो आप बताइए जिसमें तीनों में भाग चला जाए। 12 से बड़ी कोई संख्या हो जिसमें तीनों में भाग चला जाए। सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो इसीलिए इसका मासा क्या होगा? 12 होगा। अब इसी को आप जल्दी से ऐसे ही एक नज़र में देख कर, ऐसे आँख फाड़ कर जब देखेंगे ना, आप थोड़ा टेबल ओबल पढ़े होंगे पहाड़ा वाड़ा, तो तुरंत याद हो जाएगा। 12 दूनी 24, ठीक है। और 12 दूनी 24, 12 3 12 चौक 48, 12 25 60। 12 से सब में चला जा रहा है, ठीक है। अब 24 से भाग दोगे तो 24 से करना 24 दूना 48, लेकिन 24 से इसमें नहीं भाग जा रहा तो 24 नहीं होगा। 12 सबसे बड़ा अंक है। तो ये तो हो गया जनरल तरीका, एक खटखटुआ मॉडल हो गया। लेकिन आपसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा ना, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार पूछा जाएगा। तो हम मासा अभी परिभाषा समझा रहे थे। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम चलते हैं। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? वही a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या होगा? जो B का मनवा होता है उससे एक कम। यही चीज़ आपको समझना है। a बराबर BQ प्लस R, बहुत आसानी, ठीक है। अब हम प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं, इसको प्रश्न को देखिए। और ये प्रश्न जो है ये 2019 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019। ये यूपी बोर्ड हम भले कह रहे हैं, लगभग सब बोर्डों में इम्पॉर्टेंट है। टेक्निक सीखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब आपका एग्जामिनेशन टाइप से आप क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा बेस मजबूत निश्चित तौर पर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए ये पूछा गया था, 100 लिखा गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। यूक्लिड यहाँ लिखा रहेगा, यूक्लिड विभाजन। अच्छा 1 मिनट हम देखें वीडियो में पूछा पूरा ऊपर तक आ रहा नहीं आ रहा है। चलिए और थोड़ा सा नीचे कहिए तो लिख दें, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न 1 हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका ये 2019 में आया था। प्रमेयिका की सहायता से, ये यह है प्रमेयिका की सहायता से। तो ध्यान से देखिए, हम 135 व 225, 135 व 225, 135 व 225 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा माने महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। उसको क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, इसमें आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे परीक्षा में दिया रहेगा तो आप क्या लिखोगे? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो ऐसे परीक्षा में लिखेंगे हल 1, या क्या लिखेंगे?
सॉल्व फर्स्ट कुछ लिखेंगे, ऐसे नंबर डाल देंगे, तो सॉल्व फर्स्ट लिखेंगे। अब जो दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर कौन कौन से, 135 और 225, 135 व 225 ऐसे हम लोग लिख देंगे। ध्यान से देखिए, 135 और 225 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, लिखने के बाद जो अंक बड़ा है ना, ये छोटे और बड़े का निशान लगा देंगे, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। तो मुँह ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसकी तरफ पूंछिया करेंगे और इनके तरफ मुँह खोलकर हम लोग रख देंगे। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जिसकी ये छोटा है तो छोटे की तरफ पूंछ लगा देंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ जो है हम लोग मुंह खोल देंगे, ठीक है। अगर बड़ा इधर होता तो इधर मुंह खोलते, पूंछ उधर कर लेते, जिधर भी बड़ा होगा उधर मुंह खोल दो, बाकी पूछिया दूसरे ओर हो ही जाएगा, ठीक। अब ये 100 जो छोटा है ना भैया, इससे भाग दीजिए, छोटे वाले से भाग दीजिए। किस में भाग देंगे, छोटे वाले से। चलिए 135 है, इसी में भाग देंगे, 225 में, बड़े वाले में भाग देना है। ध्यान से देखिए, 1 मिनट इसको हम देखते रहें, वीडियो में क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा, ठीक है, पहुंच रहा है वहाँ तक। तो देखिए 135 से हम इसमें भाग देंगे, तो ये 135 एकन्ना में 135 दुई बार ले जाएंगे तो 270 ज़्यादा हो जाएगा, 135 दूना 270 ज़्यादा हो जाएगा। भाग आना चाहिए, भाग सीख लीजिएगा, नहीं आता है। 135 एकन्ना में 135, अब भाग घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 12 में से 3 गया, 9 हुआ, तो यहाँ 90 बचा। अब देखिए यही एल्गोरिदम है, कभी कभी प्रमेयिका की जगह पर यहाँ एल्गोरिदम लिख कर दे देगा। एल्गोरिदम तो घबराइए नहीं, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, यही पहला चरण है। पहला चरण क्या है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग एक बार करेंगे तो पहला चरण हो गया, ठीक है, और जय बार करेंगे चरणों की श्रृंखला बन जाएगी, वही एल्गोरिदम होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्या बीच का अंक बराबर 225 ऐसे लिखिए, 225 बराबर ऐसे लिखिए, किनारे के अंकों का गुणनफल, आप ऐसे ध्यान में इतना आना चाहिए यार, ऐसे इसका गुणनफल कर लीजिए 135 और गुणे 1 और धन ए शेषफल, धन शेषफल कितना है, 90 है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब आर का मान कितना है, देखिए बी का मान तो ए है, आर का मान ए है, आर का मान क्या 0 है, यही तो आर का मान है, शेष तो यही है, तो आर का मान 0 नहीं है, तो लिखेंगे वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तब हमारा वही मासा ज्ञात होगा। अब फिर से आपको करना पड़ेगा, फिर से कैसे करना पड़ेगा, आप क्या करिए, ऐसे बनाइए ब्रेकर, मतलब वन साइडेड बनाइए, भाग का वन साइडेड बनाइए, इसको भाजक बना दीजिए, और जो ऊपर भाजक था, इसके ऊपर जो भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए, माने इसमें भाग दीजिए 135 में। बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकन्नम 90, तो 90 लिख दिए, तो कितना आया, 45 आया। 135 में से 90 घटाएंगे, घटा लीजिएगा, 45 ही आएगा। तो फिर एक चरण हुआ, फिर एक चरण बना, फिर एल्गोरिदम होगा। तो ऐसे लिखोगे स्टेप सेकंड लिखिए, कुछ करना नहीं है। अब लिखिए 135 बराबर वही चीज़, भाई हमने क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 135 बराबर 90 गुणे 1, अब इसमें चलेगा 90 गुणे 1, सब लोग लिख सकते हैं। और धन शेषफल कितना है, 45, तो प्लस 45, तो यही तो आर है हमारा, ये पीछे वाला प्लस वाला हमने बताया, यही प्लस वाला आर है। तो आर का मान कितना है, आर का मान 45 है, 0 तो है नहीं। देखिए ये तब तक हल होगा जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है, जब 0 आ जाएगा तब इसका हल बंद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, माने आर का मान अभी 0 नहीं आया। ऐसे अच्छे से आप पढ़ते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से बता रहे हैं। अब जब 0 नहीं आया तो फिर एक स्टेप बनेगा, फिर ऐसे भाग वाला वन साइडेड बनाइए, भैया जी भाग वाला वन साइडेड बनाइए, फिर इस 90 में भाग दीजिए, ठीक है, 90 में भाग दीजिए। तो 90 थोड़ा सा देखिए मरमराया तरीके से लिख उठा है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं 90 को, ठीक है। और देखिए 1 मिनट देखें, उधर किनारे तो नहीं हो जा रहा है भाई, कट तो नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। 45 दूना 90, देखिए हम अकेले वीडियो बनाते हैं तो हमको देखना पड़ता है कहीं वीडियो धुंधला ना हो रहा हो, कहीं कट ना रहा हो, क्योंकि कई वीडियो हमारे ऐसे ख़राब हो जाते हैं, तो देख लेना ही बुद्धिमानी होता है, ठीक है। तो अब देखिए 45 दूना 90, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, अब 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया।
आर का मान 0, यही तो आर है हमारा। तो इसमें फिर स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड क्या लिखेंगे हम लोग? यही 90 बराबर लिखेंगे। बहुत आसानी तरीके से 90 बराबर 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 धन कितना लिखेंगे? 0। अब हम 0 दूसरे कलर से भी बना दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझ जाओ। तो r का मान क्या हो जाएगा? 0। इस बार r का मान 0 आ गया तो यहीं पर हमारा HCF प्राप्त होगा। जब भी r का मान 0 मिल जाए तो वहीं पर रुक जाइए, अब आगे तो भाग जाएगा ही नहीं। तो हम यहीं पर HCF माने महत्तम समापवर्तक, ऐसे लिखेंगे HCF किसका किसका ज्ञात किए? इन दोनों संख्याओं का। 135 ऐसे लिखे, 135 कामा 225 ऐसे बराबर। अब इसका आंसर क्या होगा HCF में? देखिए आंसर यही होगा जो लास्ट वाला भाजक है। HCF माने लास्ट भाजक। लास्ट भाजक कौन सा है? लास्ट वाली संख्या जो भाग दी गई है, जिससे भाग दी गई है। लास्ट वाली संख्या 45 है भैया जी, यही हमारा HCF है। ध्यान दीजिए, लास्ट वाली संख्या 45 है, इसी से भाग दिया गया है। जिससे लास्ट वाली संख्या जो रहेगा वही होगा 45। अब आप देखिए 45 से इसमें भाग देंगे ना, 45 से भाग चला जाएगा। 45 दूना 90, 45 तिहाई 135, 45 तिहाई 135 और 45 चौका 180, लेकिन 45 पच्चे 225, 45 तिहाई 135 और 45 पच्चे 225। 45 से दोनों में भाग चला जा रहा है। आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। 100% हम विश्वास के साथ समझ कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे 100% समझ में आ रहा होगा। वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिए, तुरंत लाइक करिए अगर आ रहा है समझ में, ठीक है। और नहीं आ रहा तो फिर छोड़ कर चले जाइए, ठीक है। उसका और क्या हम बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए यही HCF है, यही। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आप हमको लगा के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आप 100% सब लोग दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहते हैं हम क्वेश्चन को बदल देते हैं, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप निश्चित तौर पर आप लगाइए। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं और ये देखिए क्वेश्चन जो था हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, 2019 में पूछा गया था। यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब इसी में हम क्वेश्चन 2 दे रहे हैं जो 2020 में पूछा गया है। उसको हल करके ज़रूर कमेंट करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ प्रश्न 2 लिख दे रहे हैं, प्रश्न 2 बना दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। सब कुछ यही रहेगा, केवल अंक बदल जाएंगे। अंक क्या बदल जाएंगे? अंक हम बता रहे हैं आपको 16, 56 और 40, 25 का मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 16, 56 व 40, 25 का मासा ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा गया है, 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। जब यूपी बोर्ड में पूछा गया है तो निश्चित तौर पर सभी बोर्डों में इम्पॉर्टेंट होगा। हर बोर्ड में सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे MP में पूछा जा रहा है तो समझिए यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आया समझ में तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। जस्ट हम नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन इस बार हर हालत में पूछेगा, 100% श्योर है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आज नहीं सीखे तो फिर नहीं होगा भैया जी। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, सीखते जाइए। जय हिंद, धन्यवाद।